जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान में जितने सारे आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप के प्रश्न पत्र रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो है कुल मिलाकर के 20 प्रश्न पत्रों के जो है हल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पवित्र उपवन के बारे में। पवित्र उपवन क्या होता है, यानी स्केयर्ड ग्रुप्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरा में देखेंगे कि ऊर्जा के पिरामिड की जो व्याख्या है यह क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सहपरोपकारिता क्या होता है, उदाहरण क्या होगा। उसके बाद देखेंगे कि स्पर्धी अपवर्जन का नियम क्या होता है, यानी कम्पिटिटिव एक्सक्लूशंस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज का जो नामकरण होता है वह कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुप्रवाह संसाधन क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे सोमा क्लोन्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि बायोपिरेसी जो होते हैं यह क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उर्वरक क्या होता है। उसके बाद जैव उर्वरक क्या है, इनके जो है प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कैनाबिनोइड्स क्या होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होते हैं, संस्थापक प्रवाह क्या होते हैं और आपके समजातीय अंग क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद 15वां सवाल है कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं, हीमोफीलिया की व्याख्या करें। उसके बाद देखेंगे सरटोली कोशिकाएं क्या होती हैं, इनकी क्या भूमिकाएं होती हैं और अपरा की क्या क्या भूमिका होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है, यह किस प्रकार के पादप समूह में पाया जाता है। उसके बाद बहुभ्रूणता क्या है और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जिसमें से पूछा गया है कि पवित्र उपवन क्या होते हैं, यानी स्केयर्ड ग्रुप्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं और इसका क्या महत्व होता है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि पवित्र उपवन जो होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, हम लोग स्केयर्ड ग्रुप्स कहते हैं। यानी कि पवित्र उपवन क्या होता है, तो पवित्र उपवन जो है ना वह वन क्षेत्र होता है। क्या होता है, वन क्षेत्र ही होता है। यानी कि ये भी क्या होते हैं, नेचुरल जो आपके इकोसिस्टम्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ पर जो है आपके ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा या धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से पवित्र मानकर संरक्षित किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पवित्र उपवन जो होता है ना, वन के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय के द्वारा उन्हें धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणों से पवित्र मानकर संरक्षित किया जाता है। मतलब पवित्र उपवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वनों को बचाना, जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी क्या होंगे, उसमें सरवाइव करेंगे। और यह धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे पौधे को लगाएं जिसको हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका जो है अलग ही महत्व है। तो इस तरह से हम लोग उसको बचा सकते हैं। उसके बाद है कि ये उपवन जो होते हैं भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि ये जो स्केयर्ड ग्रुप्स हैं, पवित्र उपवन हैं, ये भारत के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। जैसे मेघालय में आपको मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये जो हैं आपको पवित्र उपवन देखने को मिलते हैं। उसके बाद पवित्र उपवन न केवल जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी क्या करते हैं, यह संरक्षित करते हैं। हमारी पर्यावरण को क्या करते हैं, जो संतुलन बनाए रखते हैं। जिसमें से हम लोग पहला देखें कि जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि जो पवित्र उपवन होता है इसका जो पहला हम लोग देखें महत्व, तो पहला महत्व है जैव विविधता का संरक्षण। अगर हम लोग पेड़ पौधे को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जंतु हैं, वो भी क्या रहेंगे, सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण क्या होगा,
शुद्ध एवं स्वच्छ होगा। उसके बाद दूसरा देखें, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे तो उसका हम लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक महत्व है। अगर सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु आपस में तालमेल बना करके रहें, यानी कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे पर्यावरण में रहें, तो फिर हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या रहता है, संतुलित रहता है। उसके बाद है पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, यानी कि यहाँ पर जीवों और पौधों के संरक्षण से मतलब है। उसके बाद देखें, पवित्र उपवन के क्या प्रकार होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो टाइप्स दिए गए हैं, यानी कि पवित्र उपवन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें पवित्र उपवन के क्या प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है आपका देवड़ा कड़ू है, यानी कि देवड़ा कड़ू जो होता है वह कर्नाटक में पवित्र उपवन को देवड़ा कड़ू कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में जो स्केर्ड ग्रोव्स होते हैं, पवित्र उपवन होते हैं, वहाँ पर देवड़ा कड़ू कहा जाता है। उसके बाद दूसरा देखें, दूसरा है देवराई। क्या है, देवराई, यानी कि महाराष्ट्र में पवित्र उपवन को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा देवराई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सरना। सरना जो है आपका छोटा नागपुर पठार में पवित्र उपवन को सरना कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पवित्र उपवन को ही हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कर्नाटक में पवित्र उपवन को क्या कहा जाता है, देवड़ा कड़ू कहा जाता है। महाराष्ट्र में पवित्र उपवन को जो है देवड़ाई कहा जाता है। और छोटा नागपुर पठार में जो है ना, वहाँ पर क्या किया जाता है, सरना कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में जो है पवित्र उपवन को हम लोग ओरन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में पवित्र उपवन को ओरन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि ऊर्जा के पिरामिड की व्याख्या करें, यानी कि जो आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स में तीसरे टाइप है एनर्जी का पिरामिड, इसके बारे में जो है पूछा गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग आंसर्स देखेंगे कि ऊर्जा पिरामिड जो होता है, इसे हम लोग समझने के लिए जो है ना एक एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें क्या होता है, जो भोजन बनाने की जो कला होती हैं, भोजन बनाने में जो मदद करता है वो कौन करते हैं, उत्पादक करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उन्हें जो है अलग अलग उपभोक्ताओं के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है यह हमें समझने में मदद करता है कि ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे प्रभावित होती हैं, यानी कि किस तरह से उत्पादक से होते हुए ऊर्जा जो होती हैं अलग अलग प्रकार के उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं और प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होती हैं, ये हम लोगों को एनर्जी ऑफ पिरामिड से प्राप्त होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है यह हमेशा सीधा होता है, क्योंकि भोजन बनता जो है वो आपके उत्पादक में बनते हैं, यानी शैवाल और पेड़ पौधों में बनते हैं, जिसका अर्थ होता है आधार पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है और शीर्ष पर क्या होती हैं, सबसे कम पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें आगे कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है एक मॉडल होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है, जिसमें खाद्य श्रृंखला में एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो एनर्जी ऑफ पिरामिड्स होते हैं यह सभी प्रकार के इकोसिस्टम में सीधे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो ऊर्जा जो होता है यह क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक में तैयार होते हैं और विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। यानी कि ऊर्जा का जो फॉलो होता है वह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट देखें सहोपकारिता क्या होता है, यानी अंग्रेजी भाषा में देखें तो म्यूचुअलिज्म्स क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ व्याख्या करें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सहोपकारिता जो होता है, यानी म्यूचुअलिज्म जिसको कहते हैं कि जीव विज्ञान में जब क्या होता है, जब दो जीवधारी या जो प्रजातियाँ जो होती हैं
दो अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं जीवों के बीच जो है ऐसा रिलेशनशिप बनाती हैं जिसमें दोनों जीवों को क्या होते हैं, लाभ होते हैं। यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है, मतलब कि एक जीवधारी दूसरे जीवधारी पर आश्रित रहते हैं और दोनों को क्या होता है, लाभ पहुंचता है। जहां दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभान्वित करते हैं, यानी फायदा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म जो होता है, दो जीवधारियों का ऐसा संबंध होता है या दो प्रजातियों का एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों को लाभ होता है, वैसे को संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं, यानी म्यूचुअलिज्म्स कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइकेंस में क्या होते हैं, लाइकेंस में कवक और शैवाल जो होते हैं आपस में मिश्रित रहते हैं, जिसमें कवक शैवाल को क्या देता है, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कवक के लिए क्या करते हैं, भोजन बना करके देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स देखें कि जो माइकोराइजा होते हैं, माइकोरोजा जो है आपके जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें और कवक के साथ जो है एक ऐसा रिलेशनशिप बनाती हैं जिसमें कवक पौधे को पानी यानी कि पोषक तत्व प्रदान करती हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं, कवक को भोजन प्रदान करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपके हायर प्लांट्स का रिलेशनशिप है, यानी विकसित प्रकार के पौधे हैं और उनकी जड़ें हैं, और आपके जो कवक होते हैं इन दोनों का जो अट्रैक्शंस होता है, यानी इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, अंतर संबंध होता है, इसमें पौधे क्या करते हैं, आपके पौधे कवक को भोजन बना के देते हैं और बदले में कवक जो है इसको जल तथा खनिज लवण प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट देखें कि परागन और मधुमक्खी, यानी इन दोनों का जो संबंध होता है परागकण और मधुमक्खी का, कि मधुमक्खी फूलों से पराग और जो है भोजन इकट्ठा करती हैं, यानी कि यहाँ पर सैप इकट्ठा करती हैं, जिससे पौधे को परागन में मदद मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग पुष्पों तक जाते हैं और वहाँ पर जो है ये क्या करती हैं, फूलों का शहद लेती हैं, यानी भोजन लेती हैं। लेकिन इनके पैर में जो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स लगते हैं और इस तरह से जो है पॉलिनेशंस की प्रक्रिया पूर्ण होती हैं, यानी कि परागन की भी प्रक्रिया हो जाती हैं और हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वे भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल है स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या है, यानी व्हाट इज़ द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशंस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानें कि स्पर्धी अपवर्जन का जो नियम है, जिसे हम लोग गॉस का नियम भी कहते हैं, यानी कि स्पर्धी अपवर्जन जो है यह क्या कहलाता है, गॉस का नियम भी कहलाता है, और यह बताता है कि एक ही प्रकार के संसाधनों के लिए, यानी कि एक ही प्रकार के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधी प्रजाति लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती। जैसे मान लिया जाए कि जब जंगली पारिस्थितिक तंत्र में जब दो सिंह हैं या दो बहागी हैं, अगर एक जीवों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वह लंबे समय तक जो है ना एक साथ नहीं रह सकती। यदि वे एक ही स्थान पर और एक ही समय में एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो प्रभावी प्रजाति जो होती है ना, वह संसाधन को बेहतर उपयोग लाती हैं और अंततः कमजोर प्रजाति को विस्थापित कर देती हैं, जिससे वह क्या होती हैं, विलुप्त हो जाएंगी या अन्य क्षेत्र में चली जाएंगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझें कि जब क्या होता है, घास के मैदान में जब दो शाकाहारी जीव क्या होती हैं, आपस में लड़ाई करती हैं एक भोजन के स्रोत के लिए, तो वहाँ पर जो है ताकतवर शाकाहारी जीव जो है वह जो है घास को या वह भोजन को खा पाएगी, तथा कमज़ोर जीवधारी जो हैं वह क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी या तो विलुप्त हो जाएंगी। उसके बाद देखें कि यह नियम जो है सबसे पहले G.F. गॉसे ने 1934 ईस्वी में
प्रयोगात्मक रूप से प्रस्तुत किया था और बताया कि दो प्रजातियां एक ही निकेत में यानी एक ही हैबिटेट में एक साथ नहीं रह सकती हैं, एक ही आवास में जो है नहीं रह सकती हैं अगर उसके पास समान संसाधन आवश्यकताएं हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा में एक प्रजाति हमेशा बेहतर प्रदर्शन करेगी और दूसरी को क्या कर देगी, हटा देगी, विस्थापित कर देगी उस परिवेश से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का नामकरण कैसे होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम लोग प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आणविक विज्ञान की कैंची भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है उसे हम लोग आणविक विज्ञान की कैंची भी कहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सीजर कहा जाता है। और ये वे इंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को क्या करता है, एक स्पेसिफिक साइट्स पर यानी रिकॉग्निशंस जगह पर क्या करता है, उसको काट देता है। उसके बाद अगर हम लोग नामकरण देखें तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस जो होता है इसका जो नामकरण होता है उस जीवाणु के नाम पर किया जाता है जिससे इंजाइम्स प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस को हम लोग अंग्रेजी भाषा में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं और जिसे हम लोग आणविक विज्ञान की कैंची भी कहते हैं, जो डीएनए को क्या करता है, काटने का काम करता है। और इसका जो नामकरण किया गया है उस जीवाणु के नाम पर करते हैं जिससे एंजाइम्स प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग्स क्या होता है। चलिए समझते हैं अनुप्रवाह संसाधन यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी होते हैं यानी कि जैव प्रौद्योगिकी होते हैं में उपयोग होने वाली जो है एक प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें जैव संश्लेषित उत्पाद यानी कि बायोलॉजिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स को अंतिम रूप देने के लिए अलग अलग जगहों से गुजारा जाता है और मुख्य रूप से जो है इन्हें उत्पाद को शोधन यानी कि सेपरेशन किया जाता है और प्यूरिफिकेशंस किया जाता है। तो इसे ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझें कि यदि किसी दवा का उत्पादन किया जा रहा है, अगर कोई मेडिसिन बनाई जा रही हैं तो अनुप्रवाह संसाधन में उसे शुद्ध करके परिरक्षकों के साथ मिला करके और क्लिनिकली ट्रायल्स करके बाज़ार में भेजने से पहले जो है सभी आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट्स को बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग मार्केट में लाएंगे तो उससे सबसे पहले सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाइंग करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग मार्केट्स में लाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती हैं। उसके बाद है सोमा क्लोन क्या होता है, व्हाट आर सोमा क्लोन्स। तो सोमा क्लोन जो होता है इसका जो शब्द का अर्थ होता है एक ही पौधों के क्लोन से प्राप्त पौधे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं उत्तक संवर्धन के दौरान पौधे के किसी भी भाग जैसे पत्ती से, तना से, जड़ से कोशिकाओं को निकाल देते हैं और उन्हें एक पोषक माध्यम में उगा देते हैं। ये कोशिकाएं विभाजित होकर के एक अनिश्चित द्रव्यमान बनाती हैं जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। और ये जो कैलस होता है इसमें जड़, तना, पत्ती जो है अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं और कैलस फिर से पूरे पौधे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद देखें कि सोमा क्लोन्स जो होता है पौधों के किसी भी भाग से टिश्यू कल्चर यानी कि माइक्रो प्रोपगेशंस द्वारा प्राप्त किए गए पौधे को कहते हैं। यानी कि सोमा क्लोन्स जो होता है पौधों के किसी भी भाग जैसे कि आपके टिश्यू कल्चर्स हो गए, माइक्रो प्रोपगेशंस तकनीक हो गए, इनके द्वारा पौधे को जो है बनाया जाता है। ये पौधे आनुवांशिक रूप से मूल पौधों के समान ही होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ आनुवांशिक विभिन्नताएं आ जाती हैं जिसे हम लोग सोमा क्लोन वेरिएशंस यानी सोमा क्लोनल वेरिएशंस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सोमा क्लोन विभिन्नता एक ऐसी भिन्नता है यानी कि सोमा क्लोन विभिन्नता जो होती हैं एक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा उत्तक संवर्धन के दौरान पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। यह विभिन्नता पौधों की
नई किस्मों को विकसित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि इसमें पौधे के कुछ वांछित गुण जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उच्च उपज आ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, उदाहरण के साथ बायोपिरेसी की व्याख्या करें, जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बायोपिरेसी क्या होता है, यानी कि जिसे हम लोग जैव चोरी या जैव डकैती कहते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपके साथी 12वीं क्लास से जुड़े जो है अलग अलग नोट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और डायरेक्टली नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं बायोपिरेसी क्या होता है। तो बायोपिरेसी जो होता है ना, इसको हम लोग जैव डकैती कहते हैं और यह एक प्रकार की प्रथा है जिसमें किसी देश या समुदाय के जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का बिना किसी अनुमति या बिना किसी उचित मुआवजे के व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। यह अक्सर बहुराष्ट्रीय निगमों या शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जो इन संसाधनों का ज्ञान पेटेंट करा लेते हैं और उसका व्यावसायिक रूप से शोषण करते हैं, जबकि मूल स्रोतों को श्रेय या मुआवजा नहीं देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स देखें कि अमेरिकी कंपनी ने क्या किया कि बासमती चावल की एक नई किस्म विकसित करने के लिए बासमती चावल के आनुवंशिक गुणों का उपयोग किया और फिर उस किस्म का पेटेंट करा लिया, जिससे भारतीय किसानों को जो है बासमती चावल उगाने और बेचने में कठिनाई हुई, क्योंकि वे उस पेटेंट को तहत जो है आते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं और डिफिनीशन के तौर पर याद रखिएगा कि बायोपिरेसी या जैव चोरी जो होता है ना, जिसमें किसी देश या समुदाय के जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति या उचित मुआवजे के व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव चोरी या जैव डकैती कहते हैं। चलिए उसके बाद देखें उर्नक क्या होता है, यानी फ्लोएसिस क्या होता है। उर्नक जो होता है कवक तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं का एक समूह होता है। उर्नक क्या होता है, कवक तंतुओं यानी कि जो आपके फंगल हाइफी होते हैं से जुड़े जीवाणुओं का समूह होता है। यानी कि उर्नक जो होता है यह हाइफी और जीवाणु का समूह होता है जो एक साथ मिलकर एक जटिल संरचना बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उर्नक जो होता है वह फंगल हाइफी और जीवाणु का कॉम्बिनेशन होता है जो जटिल संरचना बनाते हैं। ये संरचनाएं जल में निलंबित होकर के क्या करती हैं, ठोस पदार्थों को आकर्षित करती हैं और उन्हें एक साथ बांधती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएसिस कहते हैं। चलिए आगे देखें कि उर्नक का जो महत्व है, अपशिष्ट जल उपचार में उर्नक का क्या क्या महत्व होता है, जिसमें पहला हम लोग देखें कि जैविक उपचार में, यानी कि यहाँ पर जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होता है, जैसे उर्नक अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को पहचानने में मदद करते हैं जो उन्हें उपचार क्रिया के लिए अधिक सुलभ बनाते हैं। दूसरा है रोगजनक हटाने में करते हैं। उर्नक जो है रोगजनक सूक्ष्म जीवों को फंसाकर और हटाकर क्या करते हैं, अपशिष्ट जल को रोगाणुरहित करने में मदद करते हैं। और उसके बाद है पोषक तत्वों का विमोचन करके, यानी उर्नक जो होता है अपशिष्ट जल से पोषक तत्वों को छोड़ते हैं जो बाद में उपचारित क्रिया के बाद ये अलग अलग तरह से उपयोगी हो सकते हैं। उसके बाद है जैव उर्वरक क्या होता है, इसके अलग अलग स्रोत के बारे में बताएं। तो ध्यान रखिएगा कि जैव उर्वरक जो होते हैं यह जीवित सूक्ष्म जीव से बने होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पौधे के विकास को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, नीलहरित शैवाल हो गए, जो क्या करते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। उसके बाद देखें अलग अलग स्रोत जो होते हैं, जैसे अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें,
इसमें क्या है, आपके जैव उर्वरक के अलग अलग स्रोत हैं। जैसे अगर हम लोग जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में आपके राइजोबियम हैं, एजोटोबैक्टर हैं, एजोस्पाइरलियम हैं और फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु होते हैं। ये सब बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं और जैव उर्वरक में जो है ये काम आते हैं। उसके बाद दूसरा देखें, कवक है। कवक के अंतर्गत जो है आपका माइकोराइजा आता है और नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोफाइसी भी कहते हैं, या इसको हम लोग BGA भी कहते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जिसमें एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है। ये सब क्या है, नील हरित शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। उसके बाद है एजोला है। एजोला क्या है, आपके टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं। यह जलीय फर्न जिसमें एनाबिना के साथ सहजीवी संबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैव उर्वरक के अलग अलग स्रोत होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में राइजोबियम एजोटोबैक्टर हो गया, कवक में आपके माइकोराइजा हो गए, नील हरित शैवाल में एनाबिना या आपके जो है नॉस्टॉक हो गए, एजोला में जो है आपका जो है एजोला जो टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें एनाबिना के साथ सहजीवी संबंध के रूप में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कैनाबिनोइड्स क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैनाबिनोइड्स जो होता है यौगिकों का एक समूह होता है, यानी कि जो आपके यौगिक होते हैं, यानी कि कैनाबिनोइड्स जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, यौगिक का ग्रुपिंग होता है। क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ कंपाउंड्स होता है जो मुख्य रूप से भांग के पौधों में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैनाबिनोइड जो होता है यह भांग के पौधों में पाया जाता है, लेकिन सिंथेटिक रूप से भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले प्रसिद्ध कैनाबिनोइड्स जो है टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल जो होता है, जो भांग से प्राथमिक साइकोएक्टिव घटक हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। डिफाइन एक्टिव इम्यूनिटी। तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है यह भी एक प्रकार का प्रतिरक्षा है जो शरीर में तब विकसित होता है जब शरीर किसी बीमारी या रोगजनक के संपर्क में आता है और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करके एंटीबॉडी बनाता है। यह प्राकृतिक रूप से किसी बीमारी के संक्रमण या कृत्रिम रूप से टीकाकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वह इम्यूनिटी का ही प्रकार होता है जो शरीर में तब विकसित होता है जब कोई बीमारी आती है हमारे शरीर में, और क्या करता है, वह उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है जो अलग अलग, जैसे प्राकृतिक हो गए, कृत्रिम हो गए। यहाँ पर अगर हम लोग टाइप देखें तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा जो है यह तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के संपर्क में आता है और उसका जो है ना शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें कि यदि कोई व्यक्ति चिकन पॉक्स से संक्रमित हो जाता है तो उनका शरीर जो है ना चिकन पॉक्स वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा बनाता है और उसे भविष्य में चिकन पॉक्स से बचाता है। तो ये क्या है, आपका प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा है। कहीं बाहर से किसी प्रकार का मेडिसिन या टीका हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन जब हम लोग कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं या इसको हम लोग टीकाकरण के अंतर्गत भी रख सकते हैं, यह तब होती हैं जब किसी व्यक्ति को एक टीका लगाया जाता है जिसमें रोगजनक का एक कमजोर या निष्क्रिय रूप होता है। यह शरीर को एंटीबॉडी विकसित करने के लिए उत्तेजित करता है। चलिए नेक्स्ट देखें, संस्थापक प्रवाह क्या होता है, व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, संस्थापक प्रवाह जो होता है यानी फाउंडर इफेक्ट जो होता है यह एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक घटना होता है जो तब होती हैं जब एक नई आबादी का गठन छोटे समूह द्वारा किया जाता है जो मूल बड़ी आबादी से अलग हो जाते हैं। इन छोटे समूह में आनुवांशिक विविधता मूल आबादी की तुलना में कम हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नई आबादी में अलग जो है आनुवांशिक संरचना हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा
कि संस्थापक प्रवाह जो होता है यह एक आनुवांशिक घटना होती हैं और यह तब होती हैं जब एक नई आबादी का गठन छोटे समूह द्वारा किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, समजातीय अंग क्या होता है, उदाहरण दें। तो समजात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। वे अंग होते हैं जो विभिन्न जीवों में समान संरचना और उत्पत्ति रखते हैं, यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी समान होगा और ओरिजिन भी समान होगा, लेकिन अलग अलग काम करेंगे। तो वैसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, समजातीय अंग कहते हैं। और इनके जो पूर्वज होते हैं ना, वो एक प्रकार के ही होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें कि मानव का हाथ, दूसरा घोड़े का अगला पैर, चमगादड़ का पंख और व्हेल का जो क्लीपर्स होता है, व्हेल्स का फ्लिपर जो होता है, ये सभी अंग समान ही होते हैं। जैसे हड्डी की व्यवस्था अगर देखी जाए तो ये सब संरचनात्मक रूप से समान होते हैं। लेकिन अगर हम लोग काम के बारे में देखेंगे तो मनुष्य का हाथ जो है किसी काम के लिए या पकड़ने के लिए काम में लाया जाता है, घोड़ा का दौड़ने में काम आता है, चमगादड़ का उड़ने में काम आता है और व्हेल जो है इसे तैरती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि समजात अंग वैसे अंगों को कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती हैं, लेकिन काम क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग क्या होता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स यानी कि EST कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्त अनुक्रम टैग्स कहते हैं। ये छोटे DNA अनुक्रम्स होते हैं, क्या होते हैं, जो EST होता है यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होता है, यह DNA के छोटे अनुक्रम्स होते हैं जो मैसेंजर्स RNA के रूप में व्यक्त जीनों की पहचान करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे EST का उपयोग जीन की पहचान में, जीन अभिव्यक्ति पैटर्न का अध्ययन करने में, जीन की संरचना को समझने के लिए क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया एक प्रकार का ना दुर्लभ ब्लड डिजॉर्डर्स होता है जो ब्लड जमाने से रोकता है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति जो है लोगों में आमतौर पर चोट लगने के बाद क्या होता है, नॉर्मली रूप से जो है खून बंद होता है, लेकिन हीमोफीलिया की कंडीशंस में ये बंद नहीं होगा, यानी कि लंबे समय तक क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या ब्लड क्लॉट होने का खतरा ज़्यादा होता है। जैसे हीमोफीलिया तब होता है जब ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है ना आवश्यक प्रोटीन जो है इसकी कमी हो जाती हैं और जो ब्लड फैक्टर्स होते हैं 8 और 9 के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्या हो जाती हैं, कमी हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सर्टोली कोशिका क्या होती हैं और इनके जो हैं क्या कार्य होते हैं। तो सर्टोली कोशिका जो होती है ना मुख्य रूप से वृषण में पाई जाती हैं, जो पुरुषों में क्या होता है, पेल्विक रीजन्स में पाया जाता है। यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि सर्टोली कोशिका जो होती हैं पुरुषों के वृषण में पाई जाती हैं, जो शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कोशिकाएं ना केवल शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करती हैं बल्कि ये पोषण भी देती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सर्टोली कोशिका जो होती हैं ये टेस्टिस में पाई जाती हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में जो है भूमिका निभाती हैं और ये शुक्राणु कोशिका को पोषण देती हैं, यहाँ पर जो है सुरक्षा भी देती हैं, बल्कि शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक जो है वातावरण भी बनाती हैं। उस नेक्स्ट सवाल देखें, अपरा की क्या भूमिका होती हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अपरा जो होता है यह एक अंग होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान माँ और भ्रूण के बीच जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। साथ ही साथ क्या करती हैं, यह हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं।
अगर हम लोग कार्य के बारे में देखें तो यहाँ पर जो है पोषण प्रदान करता है, दूसरा गैसों का भी आदान प्रदान करता है, अपशिष्ट पदार्थों को जो है यह निष्कासित करते हैं, हार्मोन्स का उत्पादन करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके बहुत बार पूछे जाते हैं कि अपरा से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम बताएं। तो ध्यान रखिएगा कि अपरा से निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हैं। उसके बाद है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इससे बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें दोहरा निषेचन क्या होता है, यह किस प्रकार से समूह में पाया जाता है। तो आंसर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं यानी कि आपके पुष्पी पौधे जो होते हैं यहाँ पर परागकण यानी कि जिसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं, ये 2 नर युग्मक बनाते हैं और इसमें से एक नर युग्मक जो है ना यह क्या करता है अंडाणु के साथ मिलता है और क्या करता है ये आपके युग्मनज बनाते हैं जो बाद में भ्रूण में विकसित होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके क्या हैं मादा युग्मक होते हैं, यानी कि ये जो भाग हैं ये कौन से भाग हैं, कार्पेल या पिस्टिल वाले भाग हैं। इसमें क्या है आपके अंडक वाले हिस्से हैं। अगर हम लोग यहाँ पर गौर से देखें तो 2 जो है आपके पोलर कोशिकाएं हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या है मादा कोशिकाएं हैं, यानी कि यहाँ पर मादा युग्मक हैं। अब क्या होता है जो परागन की प्रक्रियाएं होती हैं इससे 2 नर केंद्रक आते हैं और पहला जो होता है वह आपके मादा से मिलकर के जाइगोट बनाती हैं और द्वितीयक जो है मिलके क्या करती हैं आपके भ्रूणपोष बनाती हैं यानी कि 3N बनाती हैं। तो यहाँ पर अगला देखें कि दूसरा नर युग्मक जो होते हैं 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलती हैं और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिसको हम लोग एंडोस्पर्म्स यानी भ्रूणपोष कहते हैं, जो भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इस प्रकार निषेचन की यह प्रक्रिया जो है 2 बार होती हैं, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशंस भी कहते हैं। उसके बाद दोहरा निषेचन जो है यह केवल जो है एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधों में ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें बहुभ्रूणता यानी पॉलीम्ब्राइनी क्या होता है, व्हाट इज़ द पॉलीम्ब्राइनी एंड इट्स एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर जो बहुभ्रूणता होता है पॉलीम्ब्राइनी होती हैं जब एक ही बीज में से जो है आपके एक या अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पॉलीम्ब्राइनी कहते हैं। जैसे लेमन के कंडीशंस में क्या होता है आपके यहाँ पर बहुभ्रूणता देखने को मिलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।